जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल MCQ स्टडी पर। आज हम 16 अक्टूबर के PCS के कुछ करा रहे हैं। तो ये पहला क्विज है और आपको ये जो क्वेश्चन है हमारे फेसबुक के जो स्टडी ग्रुप बना हुआ है उसमें आपको ये क्वेश्चन कल 9 बजे से लेके आज अभी तक डाले गए, उन्हीं का ये डिटेल्ड सॉल्यूशन है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब फेसबुक के ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप जाके जुड़ सकते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। जब CR दास कांग्रेस अध्यक्ष बने तब वे जेल में थे, ये दूसरा कथन है। तीसरा, A.O. ह्यूम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक थे। चौथा है, 1894 में अल्फ्रेड वेब कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये जो चारों स्टेटमेंट हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इसमें सही है। तो पहले देख लेते हैं कौन सा, पहले स्टेटमेंट को देखते हैं सही है कि नहीं। सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। ये पहली महिला नहीं थी, ये सरोजनी नायडू नहीं बनी थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, वो बनी थी एनी बेसेंट बनी थी कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष 1917 में। कौन सा अधिवेशन था वो? कलकत्ता अधिवेशन में। 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। सरोजनी नायडू बनती हैं कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ये 1925 के कानपुर अधिवेशन में बनती हैं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है ये हो गया गलत। अगले स्टेटमेंट पर चलते हैं। दूसरा है, CR दास कांग्रेस अध्यक्ष बने तब वे जेल में थे। तो जब CR दास बनते हैं कांग्रेस अध्यक्ष, कौन से सन में बने थे? ये 1921 में बने थे। अधिवेशन था अहमदाबाद का अधिवेशन। उस समय ये कहाँ पे थे? उस समय ये जेल में थे। तो इनके प्रतिनिधि के रूप में हकीम अजमल खां जो थे, उन्होंने इनके प्रतिनिधि के रूप में जिम्मेदारी संभाली। अगर हम बात करें CR दास के अध्यक्षीय भाषण की, तो ये किसने पढ़ के सुनाया था? ये सरोजनी नायडू ने पढ़ के सुनाया था CR दास का अध्यक्षीय भाषण। और जिम्मेदारी किसने संभाली थी प्रतिनिधि के रूप में? हकीम अजमल खां ने। अगर हम बात करें CR दास का, तो इनका नाम पूरा नाम है चित्तरंजन दास, और ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं और इन्हें देश बंधु भी कहा जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया और पहला गलत, दूसरा सही। अगले तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। A.O. ह्यूम कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक थे। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की थी, आप सभी जानते हैं। कब की थी? 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर की थी? बम्बई, आधुनिक नाम है इसका मुंबई। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम जो थे कांग्रेस के प्रथम सचिव बनते हैं और पहले अध्यक्ष जो बनते हैं, पहले जो अधिवेशन के अध्यक्ष बनते हैं वो बनते हैं WC बनर्जी, या कहा जाए व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक कौन थे? पहले ब्रिटिश नागरिक थे जॉर्ज यूले, जो 1888 के अधिवेशन में बनते हैं पहले ब्रिटिश कांग्रेस अध्यक्ष। मतलब कांग्रेस अध्यक्ष बनने वाले पहले ब्रिटिश नागरिक कौन थे? जॉर्ज यूले थे, जो 1888 के अधिवेशन में बनते हैं। और 1894 में अल्फ्रेड वेव कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसका क्या है? अल्फ्रेड वेव भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये सही है 1894 के अधिवेशन में। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन सही हो गया? इसमें पहला गलत है, दूसरा सही, तीसरा भी गलत है और चौथा सही है। तो केवल 2 और 4 इसमें सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 2 और 4, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की 5 महान झीलों में शामिल नहीं है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो 5 महान झीलें हैं वो कौन कौन सी हैं? वो है एक लेक सुपीरियर, इसमें दिया हुआ है ऑप्शन, लेक ह्यूरॉन, लेक मिशिगन, लेक एरी मतलब एरी झील, और
लेक ओंटारियो, कौन सा? लेक ओंटारियो या ओंटारियो, कुछ भी मान लीजिए। तो 5 कौन कौन सी झीलें? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की 5 जो महान झील या कहा जाए 5 बड़ी झीलें, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, सुपीरियर झील, एरी झील और ओंटारियो झील। बहुत दिन हो गए इसमें लिखते नहीं बन रहा है, बहुत दिन बाद वीडियो बनाया है तो बोल रहा हूँ, इसे आप सुन सकते हैं। तो 5 झीलें हैं उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की, एक बार फिर सुन लीजिए। मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, सुपीरियर झील, एरी झील और ओंटारियो झील। ये 5 झीलें जो हैं उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की 5 महान झीलों में शामिल है। तो इसमें जो है टिटिकाका झील जो है इसमें शामिल नहीं है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ये जो है, ऑप्शन ए जो है केवल एक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हम एक दो चीज़ और देख लेते हैं। जो लेक सुपीरियर है या सुपीरियर झील कहा जाए, वो विश्व की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील मानी जाती है। और अगर हम बात करें मिशिगन जो झील है, वो संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर स्थित एकमात्र झील है। यूएसए में कौन सी एकमात्र झील स्थित है? मिशिगन झील। और जो लेक सुपीरियर है वो विश्व की ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर हम टिटिकाका झील के बारे में बात करें तो ये विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। कहाँ, कौन सी? विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है टिटिकाका झील। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साम्राज्यों में से किसकी स्थापना 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी? हाँ, एक पॉइंट और रह गया बताने को, तो उसे भी ये याद रखिए कि टिटिकाका झील कहाँ पर है। टिटिकाका झील एंडीज पर्वत में बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित एक मीठी पानी की झील है। क्या है? टिटिकाका झील जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील भी है और एंडीज पर्वत में बोलिविया और पेरू की सीमा पर एक मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी? इसमें 4 साम्राज्य दिए गए हैं, तो हमें ये बताना है कि किसकी स्थापना 8वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। पहला दिया है काकतीय, दूसरा गाढ़वाल, तीसरा होयसल, चौथा देवगिरी के यादव। तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो काकतीय है, अगर हम बात करें काकतीय राजवंश की, तो काकतीय राजवंश ने 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच शासन किया था और इनकी राजधानी क्या थी? ओरोगालू। कहीं ओरुगालू लिखी रहती, कहीं ओरुगल्लू लिखी रहती है, लेकिन अब इसका आधुनिक नाम क्या है? वारंगल नाम से अब जानी जाती है। तो 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में शासन किया था काकतीय राजवंश ने और इनकी राजधानी ओरुगालू, जिसे अब वारंगल के नाम से जाना जाता है, थी। और जो रानी रुद्रमा देवी, आपने नाम सुना होगा, वो इसी वंश से संबंधित थी, काकतीय वंश से। दूसरा हम देख लेते हैं। तो ये पहला तो 8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई नहीं। दूसरा देख लेते हैं गाढ़वाल वंश। गाढ़वाल वंश आप सभी जानते होंगे। गाढ़वाल वंश ने 11वीं शताब्दी के अंत से 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर भारत के गंगा के मैदानों पर शासन किया और ये वही गढ़वाल हैं जिनकी राजधानी कन्नौज थी। जयचंद वाले ये वही गढ़वाल हैं। तो गाढ़वाल राजवंश ने 11वीं शताब्दी के अंत से 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में उत्तर भारत में राज किया और इनकी राजधानी कन्नौज थी। तो अंतिम राजा कौन था इनका? जयचंद था, जिसे मोहम्मद गोरी हरा देता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मोहम्मद गोरी ने जयचंद को कौन से युद्ध में हराया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये जो है गढ़वाल वंश भी नहीं है और काकतीय वंश, ये दोनों की स्थापना 8वीं शताब्दी में नहीं हुई। अब देखते हैं होयसल। होयसल, अगर हम राजवंश के बारे में बात करें तो इनकी स्थापना हुई थी, मतलब होयसल राजवंश ने 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के बीच भारत के आधुनिक राज्य कर्नाटक पर शासन किया। मतलब ये जो आधुनिक कर्नाटक राज्य है वहाँ पर इनका राज्य फैला हुआ था होयसल राजवंश का। इन्होंने 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक अपना राजवंश फैलाए रखा। अगर हम बात करें होयसल की राजधानी के बारे में, तो होयसल की राजधानी शुरुआत में कहाँ थी? बेलूर मठ आपने नाम सुना होगा, बेलूर में थी, लेकिन बाद में इसे हलेविड में कहाँ पे कर दिया गया? बाद में इसे हलेविड में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो एक बार फिर से सुन लीजिए,
होयसल राजवंश ने 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य आधुनिक राज्य कर्नाटक पर शासन किया। इनकी शुरुआत में राजधानी कौन सी थी? बेलूर थी। और इनकी बाद की राजधानी हो जाती है हलेविदु या हलेविड, आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। ये हलेविड वही है जहाँ के मंदिरों को बेलूर और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसल मंदिरों के साथ यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। कब? सितंबर 2023 में शामिल किया गया था। हलेविद, बेलूर और सोमनाथपुर के होयसल मंदिर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था सितंबर 2023 में। अब हम तो ये तीसरा भी इसका नहीं है। अब हम देख लेते हैं देवगिरी के यादव। देवगिरी के यादव के बारे में अगर हम बात करें तो देवगिरी के यादवों ने 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक महाराष्ट्र के जो आधुनिक शहर औरंगाबाद है उसके आसपास इन्होंने अपना राज्य फैला रखा था। औरंगाबाद के आसपास मध्य भारत में इन्होंने शासन किया। तो याद रखिएगा, देवगिरी के यादवों ने 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक महाराष्ट्र के आधुनिक औरंगाबाद के आसपास मध्य भारत में अपना शासन फैलाए रखा। इनकी राजधानी आप जानते हैं, देवगिरी इनकी राजधानी थी। तो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से किसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में हुई। काकती की हमने आपको बताया, काकती की हुई थी 12वीं से 14वीं शताब्दी के बीच इन्होंने शासन किया, तो ये गलत। गाढ़वाल इन्होंने शासन किया 11वीं शताब्दी के अंत से 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में, तो ये भी गलत। होयसल इन्होंने किया 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक, ये भी गलत। और देवगिरी के यादव इन्होंने कब से कब तक किया? देवगिरी के यादवों ने किया था 9वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, तो ये भी गलत। तो मतलब चारों ऑप्शन इसके गलत हैं। 8वीं शताब्दी में किसी की भी स्थापना नहीं हुई थी चारों राजवंशों में। तो हम देख लेते हैं ऑप्शन इसका जो है डी आंसर इसका सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में स्वतः लगने वाली जंगल की आग किस प्रकार प्रकृति के विकास में अभिन्न भूमिका निभाती है? 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आप लोग देखिए। पहला स्टेटमेंट है ये कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती है। दूसरा है ये मिट्टी में पोषक तत्व वापस लाने में मदद करती है। तीसरा है ये सूरज की रोशनी को जंगल की जमीन तक पहुंचने में मददगार साबित होती है, जिससे नई पीढ़ी के पौधे विकसित होते हैं। तो हम एक एक करके तीनों स्टेटमेंट देख लेते हैं। इसमें से सही हमें उत्तर चुनना है, तो ये जो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से कौन सा सही है। तो एक एक करके स्टेटमेंट हम देख लेते हैं। तो जो प्रकृति में स्वतः लगने वाली आग, या हम कहा जाए प्राकृतिक रूप से लगने वाली जंगल की आग, मनुष्यों के लिए तो घातक हो सकती है, लेकिन ये प्रकृति के विकास में क्या करती है? अपनी अभिन्न भूमिका निभाती है। किस प्रकार निभाती है? ये कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती है। ये मृत या सड़ने वाले पदार्थों को जलाकर मिट्टी में पोषक तत्व लौटाती है, तथा वन पारिस्थितिकी तंत्र से रोगग्रस्त पौधों और हानिकारक कीड़ों को हटाकर कीटाणुनाशक के रूप में भी कार्य करती है। तो मतलब कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती है। ये हो गया किसको? जो रोगग्रस्त पौधे हैं और हानिकारक कीटों को हटाकर कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, ये मिट्टी में पोषक तत्व वापस लाने में मदद करती है। हमने बताया अभी कि ये जो मृत या सड़े गले पदार्थ हैं उनको जलाकर मिट्टी में पोषक तत्व लौटाती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। तीसरा, ये सूरज की रोशनी को जंगल की ज़मीन तक पहुंचने में मददगार साबित होती है, जिससे नई पीढ़ी के पौधे विकसित होते हैं। ये भी सही है, क्योंकि जो आप देखते होंगे जंगल में जब मोटी छतरियाँ या झाड़ियाँ होती हैं, जब वो इस आग से जल जाती हैं तो सूरज की रोशनी जंगल के निचले हिस्से या ज़मीन तक पहुंचने लगती है। उससे क्या होता है? नई पीढ़ी के पौधे उगने में सहायता मिलती है। तो ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसके तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो आपको हमारे फेसबुक जो प्रोफाइल है उसमें आपको हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी, या फिर इसके कमेंट सेक्शन में भी हम आपको यूट्यूब चैनल की लिंक प्रोवाइड करा देंगे। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर ये क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं। उन जैसे हमने कल 9 बजे से जो जितने क्वेश्चन पोस्ट किए हैं आज लगभग 8 बजे तक, उन सभी का हमने वीडियो बना दिया है।
तो इसी तरीके से आप पहले हमारे फेसबुक ग्रुप में जुड़ जाइए, उसमें आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर आप इस वीडियो को एक डिटेल्ड सोल्यूशन के रूप में देख सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक संवैधानिक संस्था है। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें देखना है कि कौन भारत में एक संवैधानिक संस्था के रूप में कार्यरत है या संवैधानिक संस्था है। पहला हम देख लेते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है, और दूसरा दिया है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और तीसरा दिया है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग के स्थान पर कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 को हुई थी। ठीक है, और ये एक जो है गैर संवैधानिक निकाय है। और अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और वर्तमान उपाध्यक्ष नीति आयोग के सुमन बेरी, और सीईओ जो हैं वो हैं वी.आर. सुब्रमण्यम। तो एक बार और सुन लीजिए, नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्योंकि इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री जी रहते हैं, इसलिए वर्तमान में प्रधानमंत्री भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में सुमन बेरी। और अगर हम बात करें सीईओ के बारे में, तो वी.आर. सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, ये जो है एक संवैधानिक, इसे दर्जा प्राप्त हो गया है 102वें संविधान संशोधन जो 2018 में हुआ था, उसके तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, तो उसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और 3 सदस्य होते हैं। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को 102वें संविधान संशोधन 2018 से के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं। अगर हम बात करें वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं हंसराज गंगाराम अहीर। कौन है? हंसराज गंगाराम अहीर इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 102वां संविधान संशोधन है जिसके तहत इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके तहत क्या किया गया, 2 अनुच्छेद जोड़े गए थे। एक अनुच्छेद 338 बी था और एक अनुच्छेद 342 ए था। अगर हम बात करें अनुच्छेद 338 बी के बारे में, तो इसमें क्या था, इसमें सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने के लिए आयोग को अधिकार प्रदान किए गए 338 बी के द्वारा। और 342 ए जो था, उसके तहत राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो कुल मिलाकर ये जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था, नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था, ये संवैधानिक संस्था नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था, इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब किसके प्रावधानों के तहत की गई थी? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत कब की गई थी? 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। इसे याद रखिएगा। तो कुल मिला के इसमें कौन सा संवैधानिक संस्था है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है इसमें एक संवैधानिक संस्था है। तो हम देख लेते हैं कौन सा इसमें आंसर सही है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2, यानी केवल राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक संवैधानिक संस्था है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है पंचशील समझौते के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको 3 कथन दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन पंचशील समझौते के बारे में सही है। तो पहला कथन देखते हैं, इस समझौते पर अप्रैल 1954 को बीजिंग में हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरा कथन है, यह समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों और व्यापार को लेकर किया गया था। तीसरा है, यह समझौता भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था।
तो अब हम एक एक करके स्टेटमेंट देखते हैं कौन सा सही है। अप्रैल 1954 में बीजिंग में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, ये बिल्कुल सही है। यह समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों और व्यापारों को लेकर किया गया था, ये भी सही है। और यह समझौता भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था, ये भी सही है। तो ये इसके तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ये सभी। अब हम देख लेते हैं थोड़ी इसके बारे में डिटेल से कि पंचशील समझौता। अप्रैल 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकार किया था। इस समझौते के तहत क्या किया था, भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा स्वीकार कर लिया और चीन के साथ पंचशील नामक एक समझौता किया। इस समझौते के मुख्य बिंदु क्या क्या थे सुन लीजिए, क्योंकि लिखने की इसमें जगह भी नहीं है और ना ही कोई साधन है ऐसा। तो कौन कौन से जो समझौते के मुख्य बिंदु थे हम सुन लेते हैं एक बार। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, मतलब एक दूसरे देश के जो आंतरिक मामले होंगे, कोई भी देश एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। दूसरा था एक दूसरे के देश पर आक्रमण न करना, ये भी पंचशील समझौते में था, लेकिन चीन ने क्या किया था, इसका उल्लंघन करते हुए भारत पर आक्रमण कर दिया था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि भारत पर चीन ने आक्रमण कौन से सन में किया था। और दूसरा ये हो गया था। फिर तीसरा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। चौथा था आपसी सहयोग एवं लाभ को बढ़ाना। पांचवा था देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं समझौते के मुख्य बिंदु। एक दूसरे के देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे के देश पर आक्रमण न करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, आपसी सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, देशों की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर में ग्लूकोज की अतिरिक्त मात्रा किस रूप में संचित होती है। तो मानव शरीर में अगर हम बात करें ग्लूकोज की जो अतिरिक्त मात्रा है किस रूप में संचित होती है, तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज और स्टार्च। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लाइकोजन। अब हम इसे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। लीवर और मांसपेशियां जो भी कोई भी अगर हमें अतिरिक्त ग्लूकोज होता है तो उसे ग्लाइकोजन नामक पदार्थ के रूप में संग्रहित करती हैं, और जो हमारा शरीर है वो भोजन के बीच में ईंधन के लिए ग्लाइकोजन का उपयोग करता रहता है। अगर हम बात करें ये जो अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कौन बदलता है, तो ये इंसुलिन बदलता है। कौन बदलता है, इंसुलिन लीवर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण की जो प्रक्रिया है इसे ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। तो एक बार और सुन लीजिए पूरा इसका डिटेल कि मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज की जो अतिरिक्त मात्रा है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होती है। इंसुलिन जो है लीवर में अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोजेनेसिस कहलाती है। और जो हमारा शरीर है वो भोजन के बीच में ईंधन के लिए ग्लाइकोजन का उपयोग करता रहता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़क नाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं उनके उपचार की प्रक्रिया क्या कहलाती है। उनकी उपचार की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऑप्शन दिए गए हैं आपके। सुपोषण, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण और बायोरेमिडेशन। बायोरेमिडेशन को हिंदी में जैविक उपचार कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बायोरेमिडेशन। अब हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। इस जैविक उपचार या बायोरेमिडेशन के बारे में बात करें तो ये जैविक तरीकों के माध्यम से पर्यावरणीय मुद्दों को समाधान करने का जो रूप में संदर्भित किया जाता है। पृथ्वी पर जो उपलब्ध सूक्ष्म जीवों हैं उनकी विशाल विविधता को देखते हुए ये जो जैविक उपचार या बायोरेमिडेशन के अनगिनत अवसर उपलब्ध हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा से संबंधित है। तो गरीबी रेखा से तीन ऑप्शन दिए गए हैं।
एक रंगराजन समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति और विजय केलकर समिति। हमें इसमें से बताना है कि कौन सी समिति गरीबी रेखा से संबंधित है। तो इस हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें रंगराजन समिति के बारे में, तो रंगराजन समिति गरीबी रेखा से संबंधित है। इसका गठन कब हुआ था? 2013 में इसका गठन किया गया था। ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित की गई थी। और रंगराजन समिति ने शहरों में प्रतिदिन 47 रुपये से कम खर्च करने वालों को गरीब माना था, जबकि गाँवों में 32 रुपये प्रतिदिन से कम खर्च करने वाले को गरीब माना था। तो याद रखिएगा, रंगराजन समिति 2013 में गठित की गई। आरबीआई के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन की अध्यक्षता में इन्होंने शहरों में माना था 47 रुपये से जो कम खर्च करते हैं प्रतिदिन वो गरीब हैं, और गाँवों में 32 रुपये प्रतिदिन से कम खर्च करने वालों को इन्होंने गरीब माना था। अब हम चलते हैं सुरेश तेंदुलकर समिति के बारे में। सुरेश तेंदुलकर समिति जो है, इसने शहरी क्षेत्रों के लिए 1000 रुपये प्रति माह या कहा जाए 33 रुपये प्रतिदिन से जो कम खर्च करते हैं उन्हें गरीब माना था। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में इन्होंने 816 रुपये प्रति माह या 27 रुपये प्रतिदिन से जो कम खर्च करते हैं उन्हें गरीब माना था। तो ये दोनों समिति जो हैं आपकी गरीबी रेखा से संबंधित हैं। अब हम चलते हैं विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति जो है, विजय केलकर समिति भारत में पीपीपी मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए 2015 में केलकर समिति का गठन किया गया था। विजय केलकर समिति का गठन किया गया था 2015 में पीपीपी मॉडल यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, गरीबी रेखा से संबंधित समिति है रंगराजन समिति और सुरेश तेंदुलकर समिति, यानी केवल 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उससे पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। आप हमारे फेसबुक ग्रुप से ज़रूर जुड़िए, वहाँ पर आपको प्रश्न मिल जाएंगे, आप उनको अटेम्प्ट करिए, फिर आप डिटेल्ड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़िए, उसमें आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आज का ये लास्ट प्रश्न है, 10वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा एशिया में एजिंग वेल 2024 शीर्षक नाम से रिपोर्ट जारी की गई है? तो ये जो एशिया में एजिंग वेल 2024 शीर्षक नाम से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो किसने की है? एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी के द्वारा ये जारी की गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी द्वारा वर्ष 2024 के लिए एशिया में एजिंग वेल शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है? उम्र बढ़ने की प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। गरीबी, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं सहित विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर इसके दूरगामी प्रभाव भी दिखाए गए हैं। तो याद रखिएगा, एशिया में एजिंग वेल नाम से रिपोर्ट जो जारी की है एशियन डेवलपमेंट पॉलिसी के द्वारा जारी की गई है। तो दोस्तों, आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आपको वहाँ पर प्रश्न मिल जाएंगे और फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर उसके डिटेल्ड सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों, अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिए।